Assalamu alaikum students. Today our English lecture number 13. In our today lecture we are going to solve comprehension paragraph number 9 and 10 from the Punjab text grammar book and as well the letter number 11 and 12. हम पहले भी पैराग्राफ जो हैं पैसेजेस कंप्रीहेंशन जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में और उनको सॉल्व भी किया है। आज हम जो है अनसॉल्व्ड पैराग्राफ्स में से पैराग्राफ नंबर 9 और 10 लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद लेटर्स की तरफ आएंगे और लेटर नंबर 11 एंड 12 पंजाब टेक्स्ट की जो ग्रामर बुक है जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है, सिलेबस है, उसी में से करेंगे। मेरे पास बुक पड़ी हुई है यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक की। अनसॉल्व्ड जो पैराग्राफ है उसका 9 जो है, इसका तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डिटेल में कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पैराग्राफ को अच्छी तरह से एक पढ़ लेना है और आफ्टर दैट क्या करना है, उसके क्वेश्चंस पे नज़र डालनी है, उनको रीड आउट करना है। उसके बाद अगेन फिर से हमने पैराग्राफ को रीड करना है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन हैं, जो दिए गए हैं या पूछे गए हैं, उनके आंसर्स हम लिखेंगे। पैराग्राफ नंबर 9 देखते हैं अनसॉल्व्ड में से। वो कहते हैं इन दिसंबर 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वॉज इन्वाइटेड टू प्रिजाइड ओवर एनुअल मीटिंग of All India Muslim League at Allahabad. ठीक है, in his address he openly opposed the idea of power sharing together of Hindus and Muslims as one nation. He declared that the move to apply one constitution to both the Hindus and the Muslims would result in a civil war. ठीक है, he wanted to see the Punjab, Sindh, Balochistan and NWFP a single state for the Muslims so that they should live according to the teachings of Islam. We can say that Allama Iqbal was the first thinker to give us the idea of a separate homeland for the Muslims of India, that is, partition of the subcontinent into two sovereign states. The Muslims soon realized the importance of demand for two separate states. It was then the Pakistan resolution was adopted in 1940. ये इलाहाबाद में होने वाली एक एनुअल मीटिंग जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की थी उसके बारे में बताया गया है। उसकी सदारत के लिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इनवाइट किया गया था, मदऊ किया गया था और ये 1930 में हुआ था। और उसके बाद ये बताया गया है कि अल्लामा इकबाल जो है वो पहले तख्लीक़कार थे, मुफक्किर थे, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि मुस्लिम और हिंदू ये अलग अलग कौमें हैं, एक कौम की हैसियत से नहीं रह सकते और इनके ऊपर एक कानून जो है वो लागू नहीं हो सकता। ठीक है, हमें इन दोनों के लिए अलग अलग रियासतें बनानी होंगी और फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इन इलाकों को मुसलमानों की अलहदा रियासत बना दिया जाए। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1930? ठीक है, 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सालाना मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो कहाँ पे मुनक़िद की गई? ठीक है, इन द फर्स्ट सेंटेंस इट्स आंसर इज़ गिवन, पहले ही सेंटेंस में दिया गया है। ठीक है, इन दिसंबर 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाज इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट अलाहाबाद। सो वी कैन से दैट द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1930 एट अलाहाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देना होता है, आप बिल्कुल शॉर्ट लिखें, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है या बढ़ाने की कोई वो नहीं है। अगर आपका जो आंसर है वो एक सिंगल वर्ड के ऊपर भी अगर कंसिस्ट करता है तो आप सिर्फ वही लिखेंगे। इसमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट लिख रहा हूँ तो क्या इसके मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। हु वाज इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द सेशन? इस सेशन को की सदारत के लिए किसको मदऊ किया गया था, किसको दावत दी गई थी, किसको बुलाया गया था? इसका आंसर भी फर्स्ट सेंटेंस में ही गिवन है। ठीक है, कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाज इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द एनुअल मीटिंग। ठीक है, सो वील राइट, हम लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाज इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सालाना तकरीब या सालाना कॉन्फ्रेंस को की सदारत के लिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को मदऊ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। व्हाट आइडिया डिड अल्लामा इकबाल अपोज? अल्लामा इकबाल ने किस नज़रिए की मुखालफत की, किस आइडिया की मुखालफत की थी? इसी में ही देखिए आप लिखा गया है, ही डिक्लेयर्ड दैट
द मूव टू अप्लाई वन कॉन्स्टिट्यूशन टू बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वुड रिजल्ट इन अ सिविल वार। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा सेकेंड सेंटेंस में देखिए, इन हिज एड्रेस ही ओपनली अपोज्ड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग टुगेदर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो विल राइट दैट के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ठीक है, अपोज्ड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग टुगेदर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वन नेशन, के मुसलमानों और हिंदुओं के एक कौम की हैसियत से जो उनकी पावर शेयरिंग थी, इस आइडिया की उन्होंने मुखालफत की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए, विच प्रोविंसेस डिड ही वांट टू बी इंक्लूडेड इन मुस्लिम स्टेट। ठीक है, कौन से इलाके थे और कौन से सूबे थे जिनको अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुस्लिम रियासत में शामिल किया जाए। अब देखिए ये सेकंड हाफ जब स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे देखिए, ही वांटेड टू सी द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब है आई थिंक, अ सिंगल स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, मुसलमानों के लिए एक रियासत में शामिल करना चाहते थे। तो आप लिखेंगे कि ये इलाके थे, ये आपने अपने सेंटेंस में बना के लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल सिंपल है, ये आपने खुद बताना है। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड ही डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव्ड, करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई थी। इन द लास्ट सेंटेंस इट इज़ गिवन, बिल्कुल क्लियर है, आपने ईयर बता देना है और ये आखिर में गिवन है। अब हम करते हैं मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 10 जो कि अनसॉल्व्ड पैराग्राफ है। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिखा गया है, इसको रीड करते हैं। फर्स्टली, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885 बाय अ लिबरल इंग्लिशमैन मिस्टर A.O. ह्यूम। ओके, he had joined the Indian civil service in 1849 and retired from service after shouldering different responsibilities. He had been watching the ugly law and order situation in the country quite frequently. He was of the opinion that the high-handed rule of the Britishers was paving way for any unexpected outburst of violence. His plan was to put a safety valve to minimize the mounting sentiments against the British rule. It was meant to provide an outlet which could ventilate the revolutionary spirit. Mr. Hume put his plan before Lord Dufferin. Okay? नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया गया है, उसके बानी कौन था और उसकी एफर्ट्स क्या थी, और वो पहले क्या करता था, सिविल सर्विसेज में था, उसके बाद वहाँ से रिटायर होके उसने जब कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो सिचुएशन देखी कि इतनी ख़राब है, उसके बाद उसने इस तरफ तवज्जो दी। सो क्वेश्चंस की तरफ देखें क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बानी कौन था, किसने बुनियाद रखी थी। फर्स्ट सेंटेंस में ही गिवन है कि वाज फाउंडेड इन 1885 बाय अ लिबरल इंग्लिशमैन मिस्टर A.O. ह्यूम। We'll write that the Indian National Congress was founded by a liberal Englishman, Mr. A.O. Hume. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, who was Mr. A.O. Hume, ये था कौन, इसके बारे में बताया गया है। He was a civil service, ठीक है, in 1849 and retired from service after shouldering different responsibilities. ये हम बताएंगे कि पहले वो सिविल सर्विस में जॉब करता था, उसके बाद उसने 1849 में क्या किया, रिटायरमेंट ली, और फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गया। ठीक है, मुल्क के सूरत हाल को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। इट्स आंसर इज आल्सो गिवन इन द फर्स्ट सेंटेंस दैट इट वाज फाउंडेड इन 1885। सो विल राइट दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why did you think of founding this political organization? उसको इस सियासी जमात को बनाने का कैसे ख्याल आया, किस बात पे आया। तो आप देखिए, आई थिंक थर्ड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, He had been watching the ugly law and order situation in the country quite frequently. मुल्क में बड़ी तेज़ी से बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए वो बड़ा परेशान था। ठीक है, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द हाई हैंडेड रूल ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज पेविंग वे फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है, जो हमारे आला तबका के लोग हैं, जब उनकी उसके ऊपर ग्रिप को देख रहा था सियासत को, जिसको हम विरासती सियासत या मौरूसी सियासत कहते हैं, को देखते हुए वो हैरान हुआ कि मुल्क में रोज़ बरोज़ जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। तो फिर उसको ख्याल आया कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मुझे एक
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, विद होम डिड ही डिस्कस हिज प्लान, उसने अपना ये मंसूबा या प्लान जो है अपनी तरकीब किसके साथ डिस्कस की, किसको बताई? तो लास्ट सेंटेंस में देखिए, मिस्टर ह्यूम पुट हिज प्लान बिफोर लॉर्ड डुफरिन, लॉर्ड डुफरिन के साथ उसने डिस्कस किया। सिंपली आप आंसर देंगे। तो ये हमारे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ थे। अब हम जो है लेटर्स की तरफ आते हैं। लेटर्स जो है वो हमने ऑलरेडी उसका तरीक़ाकार वगैरह वो जाना हुआ है कि कैसे लिखते हैं। इन डिटेल जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में उसको डिस्कस किया था। मैंने उसके आपको पार्ट्स भी बताए थे कि देयर आर 6 पार्ट्स, ठीक है, लेटर्स के जो होते हैं। जो एक्चुअली लेटर्स में जो चीज़ मैटर करती है वो उसकी अरेंजमेंट है और उसकी जो प्लेसेस हैं पार्ट्स के हवाले से, पार्ट्स वाइज जो हैं उनका ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ पंक्चुएशन जो है उसका जो ख्याल रखना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग है वो मैंने आपको बताया था कि आप पेज की टॉप राइट या टॉप लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको बाउंड नहीं है, आप कंपल्शन नहीं है कि आप जनाब लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहे हैं या पेज की राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। बट मोस्टली मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक लेवल पे हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं और आगे जो चेकर बैठे होते हैं, जो मार्कर होते हैं, उनको इतना इल्म नहीं होता, बिकॉज़ वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि लेफ़्ट को। इसकी वजह ये है कि ये एक ट्रेंड बन चुका है। जब ज़्यादातर ट्रेंड एक चीज़ को ज़्यादातर यूज़ किया जाए तो एक ट्रेंड के तौर पर ली जाती है और फिर लोग यही समझते हैं कि जनाब यही चीज़ ठीक है, रेस्ट ऑफ जो है इसके अलावा अगर जो कोई ठीक भी है तो वो गलत है। सो आप कोशिश कीजिए कि आप लेफ़्ट से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पेज की जो टॉप लेफ़्ट है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आप राइट पे करेंगे, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कोई गलत नहीं है, जो कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है टू राइट अ लेटर, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन है, उसके बाद एड्रेस वगैरह आता है, उसमें आपका सेंडर का जो भी है। और मैंने आपको बताया था कि आपने कभी भी अपना एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देना। एग्जामिनेशन हाल लिखेंगे, उसके बाद कॉमा आएगा, नीचे आप सिटी ABC लिखेंगे, अपना सिटी का नेम नहीं लिखेंगे। सो ये चीज़ें ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो लेटर नंबर 11 है उसका टाइटल क्या है और किसको लिखना है, किस चीज़ के बारे में। लेटर नंबर 11 देखिए, आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक की ग्रामर बुक दी गई है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हर फॉर हॉस्पिटलिटी ड्यूरिंग यूर विजिट टू हर हाउस। अपनी दोस्त को ख़त लिखना है और आपने जब उसके घर गए थे उसकी मेहमान नवाजी पर अब आपने उसका शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। तो आप टाइटल लिखेंगे एग्जामिनेशन सिटी ABC। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। लेटर आपने खुद लिखना है। आप इसको बजाय इसके कि रेटलाइजेशन करें, जो आपके अपने वर्ड्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप लिखना चाहते हैं अपने दोस्त को, अपने अल्फाज में थैंक कहें तो वो दी बेस्ट रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे। एंड रिमेंबर दैट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पंक्चुएशन जितने भी हैं उनका आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है। अगर एक भी गलत हो गया तो मार्क्स की डिडक्शन लाजमी है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद आप लिखेंगे सिटी ABC। ABC सिटी इसलिए लिखा जाता है कि इट्स अ जनरल टर्म, ठीक है। ABC XYZ कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कर सकते कि फैसलाबाद, लाहौर, जंग एटसेट्रा जो भी है वो आपने नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, डेट। और डेट के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, ठीक है, जो कि ठीक थे। लेकिन बेस्ट वन जो था वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जुलाई 2020। जुलाई 20 के बाद कॉमा लगाएंगे एंड आफ्टर दैट 2020 जो है 2020, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है, स्पेस देंगे। नीचे आप लिखेंगे अपने जो भी, अब आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डेफिनेटली डियर का जो वर्ड है वो टाइटलिंग जो है उसको सूट करती है। तो आप लिखेंगे कि डियर अहमद। यहाँ पे भी अगर आप सिंपली फ्रेंड लिख दें तो दी बेस्ट रहेगा। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप फ्रेंड ही लिखें, नेम मेंशन ना करें, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसको उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू बोलना है। आप नीचे स्पेस देंगे और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर जो है, जो आपने कहना चाह रहे हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। आप उसको बताइए कि मैं अपने घर जो है वो बिल्कुल खैरियत से पहुंच चुका हूं। जब मैं आपके घर आया था तो मैं बड़ा खुश हुआ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी योर हॉस्पिटैलिटी। आपकी मेहमान नवाजी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आपने जो है ना बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाने
और मुझे सैर करवाई, अपने इलाके की घुमाया फिराया, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, मेरी खिदमत की। तो मैं उसके लिए जो है ना चाह रहा था कि आपको शुक्रिया अदा करूं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको एंड पे ये कह दें कि जी कन्वे माई थैंक्स टू अंकल एंड आंटी एट्सट्रा। और एट दी एंड क्या लिखेंगे आप फ्रेंड है तो यूअर्स लवली फ्रेंड लिख लें आप। और वो हमेशा एंडिंग जो है लेटर की वो आपने बॉटम लेफ्ट में लिखनी है पेज की, वो आप राइट पे नहीं लिखेंगे, वो आप यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। यूअर्स लवली फ्रेंड लिखें, उसके बाद एक्स वाई एंड जेड, ये आपका लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर जो है, लेटर नंबर 12 जो है वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, ठीक है। आपने अपनी दोस्त की वालदा की वफ़ात पर अपने दोस्त को अजहार तज़ियत के लिए ख़त लिखना है, ठीक है। उसकी वालदा की वफ़ात हो चुकी है, उसको आपने बताना है। तो ये लेटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया है, रेगुलर क्लासेस में भी ये हमने डिटेल में किया है। ये अगेन आ गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है और इसमें हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अगेन जो है इसके हिंट्स दे देता हूँ कि आप उसको बताएंगे कि मुझे अभी अभी इस बात की खबर हुई, मैं किसी मसरूफियत की वजह से बिकॉज ऑफ माई एग्जामिनेशन मैं पहुँच नहीं सका, तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख हुआ, आई एम वेरी शॉक्ड टू हेयर द न्यूज़ ऑफ़ योर मदर्स डेथ, ठीक है। आपकी वालदा की वफ़ात की जो खबर है वो मुझ पर बड़ी गिरा गुजरी, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। शी वॉज़ वेरी काइंड लेडी। उसके बाद चंद एक उनकी खूबियाँ बताई हैं कि वो बड़ी अच्छी और नेक खातून थी, मुझे बेटों की तरह समझती थी, बड़ा प्यार करती थी। और उसके बाद आप उसको सब्र की तलकीन करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनकी अम्मी के लिए जो है वो आप दर्जात की बुलंदी के लिए कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस, इस तरह के सेंटेंस ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट आप इसको ख़त्म कर देंगे। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 था, जिसमें हमने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ किया और उसमें हमने पैराग्राफ अनसॉल्व्ड में से लिए, पैराग्राफ नंबर 9 एंड 10, और आफ्टर दैट जो है हमने वो लेटर्स राइटिंग में लेटर नंबर 11 एंड 12 किया। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।